टोमो अपने सबसे अच्छे दोस्त से प्यार का इजहार करती है, लेकिन जून उसे एक लड़के की तरह देखता है। इसलिए उसे लगता है कि टोमो सिर्फ दोस्ती वाली मोहब्बत की बात कर रही है। अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए भी टोमो उसकी बातों का साथ देती है। अगले दिन क्लासरूम में टोमो अपनी दोस्त मिसुजू को बताती है कि उसका इजहार नाकामयाब रहा। मिसुजू हैरान नहीं होती, क्योंकि बचपन से ही टोमो ने कभी लड़कियों वाले खेल खेले ही नहीं, बल्कि हमेशा लड़कों के स्पोर्ट में दिलचस्पी ली। लेकिन टोमो नहीं चाहती थी कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहे, तो मिसुजू उसे सलाह देती है कि वो थोड़ा नरमी से और लड़कियों की तरह बात किया करे। टोमो जून से जाकर बात करने की कोशिश करती है और अपनी आवाज को मुलायम बनाती है, मगर जून हंसकर कहता है कि वो बूढ़े आदमी की तरह लग रही है। इससे टोमो को गुस्सा आ जाता है और उसे मुक्का मार देती है, जिससे हमेशा की तरह झगड़ा शुरू हो जाता है। जब वो घर लौटती है तो उसके पिता उसके गाल पर चोट के निशान को देखकर पूछते हैं कि क्या वो फिर से जून से हार गई। इस पर टोमो जोर देकर कहती है कि वो एक लड़की है। अगले दिन जून लगातार टोमो से माफी मांगता है, क्योंकि वो सुबह से ही उसे नजरअंदाज कर रही थी। आखिरकार जब जून उससे कहता है कि वो उसके बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता, तो टोमो उसे माफ कर देती है। दोपहर के खाने के बाद मिसुजू जबरदस्ती जून को उसके साथ बैठने के लिए कहती है, क्योंकि उसे अजीब लगता है कि टोमो और जून हर वक्त साथ रहते हैं लेकिन साथ में खाना नहीं खाते। मगर इससे टोमो और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है, क्योंकि जून उसे अपने हाथों से ही खाना खिलाने के लिए कहता है, जिससे टोमो शर्मा जाती है। ये सब अजीब लग सकता है, मगर जून के लिए ये बिल्कुल आम बात है। जब उसका दोस्त तनावी से पूछता है कि वो टोमो के साथ कितना आगे बढ़ चुका है, तो जून ये समझता है कि वो कराटे सेक्शन के बारे में बात कर रहा है। मिसुजू ये सब सुन लेती है और उसे गलतफहमी दूर करनी पड़ती है। स्कूल खत्म होने के बाद मिसुजू देखती है कि जून अंदर खड़ा इंतजार कर रहा है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। दोनों टोमो का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि सिर्फ उसी के पास छाता है। मिसुजू जून से पूछती है कि उसने कराटे क्लब क्यों ज्वाइन नहीं किया, तो वो बताता है कि वो पहले से ही टोमो के डोजो में कराटे करता है और ऐसे क्लब में जाने में उसे दिलचस्पी नहीं है जहां लड़के लड़के को अलग रखा जाता हो, क्योंकि इससे वो टोमो से दूर हो जाएगा। मिसुजू फिर उससे पूछती है कि जब टोमो का कोई बॉयफ्रेंड बन जाएगा तब वो क्या करेगा। ये सुनकर जून को गुस्सा आ जाता है और वो उसे धक्का देकर बारिश में गिरा देता है। इतने में टोमो वहां पहुंच जाती है और जून चाहता था कि वो उसके साथ छाता शेयर करे, लेकिन टोमो शर्मा जाती है और मिसुजू के साथ शेयर करना चाहती थी, मगर मिसुजू जबरदस्ती उसे जून के साथ शेयर करने पर मजबूर कर देती है। दोनों छाते के नीचे साथ चलते हैं, मगर टोमो खुद से दूर रहने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो पसीने से भरी हुई है और शायद अच्छी महक नहीं रही। लेकिन जून उस पास आकर उसे सूंघता है और कहता है कि वो बहुत अच्छी खुशबू दे रही है। टोमो इतना शर्मिंदा हो जाती है कि वो बिना परवाह किए बारिश में दौड़ जाती है। जब जून उसे पकड़ता है तो देखता है कि उसकी शर्ट पूरी तरह उसके बदन से चिपक गई है और पहली बार वो उसकी खूबसूरती पर ध्यान देता है। इस बार जून खुद इतना शर्मा जाता है कि वो उल्टा भाग जाता है। अगले दिन टोमो हाई स्कूल कराटे क्लब में जाती है, लेकिन वो इतनी ताकतवर और जोशीली होती है कि उसे सीधा लड़कों के कराटे क्लब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लब के कप्तान मिसागी को तुरंत उस पर क्रश हो जाता है और टोमो को खुशी होती है कि कम से कम कोई से लड़की की तरह नहीं देख रहा। दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, जिससे उन लड़कियों को जलन होने लगती है जो मिसागी को पसंद करती थी। इसीलिए वो टोमो को अगले दिन आमने सामने बात करने की चुनौती देती हैं। अगली सुबह मिसेजू जून का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अब टोमो की एक नई दोस्ती हो गई है। ये बात जून को परेशान कर देती है, तो जैसे ही वो टोमो को देखता है तुरंत उससे इस नए दोस्त के बारे में पूछता है। टोमो उसे कराटे क्लब की एक फोटो दिखाती है, लेकिन मिसागी इतना हैंडसम लगता है कि जून उसे लड़की समझ लेता है और उसकी टेंशन खत्म हो जाती है। फिर जून टोमो से पूछता है कि अगर मिसेजू का कोई बॉयफ्रेंड बन जाए और वो उसके साथ टाइम न बिताए तो उसे कैसा लगेगा। टोमो कहती है कि उसे थोड़ा अकेलापन महसूस होगा, और ये सुनकर जून चैन की सांस लेता है। इसके बाद टोमो मिसुजू को कुछ लड़कियों के बारे में बताती है जो उससे लड़ना चाहती थी, लेकिन जब टोमो पूरी बात समझ जाती है तो मिसुजू उसे बताती है कि वो असल में शारीरिक लड़ाई नहीं बल्कि सिर्फ बहस करना चाहती हैं। फिर एक ठंडे लहजे में कहती हैं कि अगर उन लड़कियों ने टोमो को कुछ भी कहा तो वो खुद उसकी सोशल लाइफ बर्बाद कर देगी। दोपहर में जब टोमो उन लड़कियों से मिलती है तो वो डरी होती हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि टोमो बहुत बदतमीज और अखंड है। लेकिन जब वो बताती हैं कि वो सिर्फ मिसागी के बारे में बात करना चाहती हैं, तो माहौल पूरी तरीके से बदल जाता है और टोमो खुश हो जाती है कि आखिरकार कोई उसे लड़ाई के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरी बात के लिए मिलने आया है। अगले दिन बस में एक बुजुर्ग आदमी टोमो के साथ गलत हरकतें करता है। जून तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो उस आदमी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। घर लौटते वक्त टोमो अब भी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है, तो जून उससे कहता है कि उसे स्कर्ट के बजाय सेलेक्ट पहननी चाहिए। ये सुनकर टोमो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मौका मार देती है। अगले दिन टोमो मिसुजू को इस घटना के बारे में बताती है, तो मिसुजू उसकी पूरी बॉडी को चेक कर उसे लेकर चिंतित हो जाती है, लेकिन टोमो से यकीन दिलाती है कि जून ने उसका पूरा ध्यान रखा था। फिर मिसुजू उससे पूछती है कि वो इतनी छोटी स्कर्ट के नीचे शॉर्ट क्यों पहनती है, तो टोमो बताती है कि इससे उसकी मूवमेंट आसान हो जाती है। मिसुजू को अचानक एक आइडिया आता है। वो टोमो से कहती है कि उसे शॉर्ट्स उतारकर दूसरी लड़कियों की तरह सिर्फ स्कर्ट पहननी चाहिए। टोमो को लगता है कि उसकी दोस्त उससे मजाक कर रही है, लेकिन मिसुजू उसे यकीन दिलाती है कि सभी लड़कियां अपनी स्कर्ट के नीचे सिर्फ इनरवियर पहनती हैं। ये एक्सपेरिमेंट टोमो को जून की प्रतिक्रिया देखने में मदद करेगा, और जैसे ही मिसुजू ने सोचा था, जून टोमो की लंबी टांगें देखकर हैरान रह जाता है। वो उसकी छोटी स्कर्ट देखकर नजरें चुराने की कोशिश करता है और बस में उसे घूरने वालों से बचाने लगता है। फिर वो टोमो के पीछे चलने से मना कर देता है, जिससे टोमो गुस्सा होकर
उसके सामने चलने लगती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती से हवा का एक जोरदार झोंका उसकी स्कर्ट ऊपर उड़ा देता है और जून देखते ही बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद वो टोमो से कहता है कि उसे ये बताने का कोई हक नहीं है कि वो क्या पहने, लेकिन उसका पहनावा उसे बहुत परेशान कर रहा है। ये सुनकर टोमो खुश हो जाती है। अगले दिन टोमो ये सब मिसुजू को बताती है और मिसुजू जून का मजाक उड़ाने लगती है। वो कहती है कि उसे अब इससे उभरने में बहुत समय लगेगा। जून चढ़कर मिसुजू के माथे पर हल्की चोट मारता है ताकि वो उसे अकेला छोड़ दे। इसके बाद जब टोमो और मिसुजू बात कर रही होती हैं तो वो देखती हैं कि कैरल कुछ लड़कों से घिरी हुई है। कैरल स्कूल की आइडल जैसी है, क्यूट, मासूम, सुनहरे बाल वाली, थोड़ी नादान और कुछ समय तक इंग्लैंड में रह चुकी है। दोपहर में टोमो और मिसाकी कैरल से मिलती हैं, जहां कैरल उसे बताती है कि वो मिसाकी से सगाई कर चुकी है और गलती से ये मान लेती है कि टोमो एक लड़का है। मिसाकी तुरंत कैरल को टोमो की लड़की होने की सच्चाई बताता है, जिससे कैरल थोड़ा असहज हो जाती है, लेकिन ये उसके चेहरे पर नजर नहीं आता। इसके बाद जब भी वो टोमो को देखती है उसे डमी कहकर चढ़ाने लगती है। टोमो मिसुजू को ये सब बताती है और मिसुजू समझ जाती है कि कैरल को मिसाकी और टोमो की दोस्ती से जलन हो रही है, लेकिन वो टोमो को ये नहीं बताती। अगले दिन कैरल मिसुजू से बात करने आती है। वो टोमो को हराना चाहती थी और मिसुजू को एक प्लान बताती है। वो चाहती थी कि जून और टोमो एक कपल बन जाएं, इसलिए वो कैरल को एक तरकीब बताती है। योजना के मुताबिक कैरल जून से कहती है कि वो उसे एक लड़की को हराने के लिए ट्रेनिंग दे और जून मान जाता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि कैरल बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है और उसकी फिजिकल फिटनेस ना के बराबर है। जब टोमो को पता चलता है कि जून कैरल को ट्रेन कर रहा है तो वो दौड़कर उसके पास जाती है और उसे सवाल करने लगती है कि वो कैरल के साथ क्यों है। तभी कैरल को याद आता है कि मिसुजू ने उससे कहा था कि जब टोमो इस बारे में पूछने आएगी तो वो कुछ समझ जाएगी कि टोमो असल में जून को पसंद करती है और इसलिए मिसाकी के लिए कोई खतरा नहीं है। मिसुजू सही साबित होती है। कैरल जून और टोमो को एक साथ देखकर समझ जाती है कि टोमो जून को पसंद करती है। वो तुरंत टोमो को बताती है कि अब वो उसकी दुश्मन नहीं रही। अगले दिन कैरल टोमो से दोस्ती करने के लिए आती है, लेकिन ये सोचकर डरती भी है कि उसे हमेशा लड़कियों से रिजेक्शन ही मिला है, मगर टोमो उसकी दोस्ती स्वीकार कर लेती है, जिससे कैरल बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो मिसुजू से भी दोस्ती करने की बात करती है। बाद में टोमो जून को बताती है कि अब वो और कैरल दोस्त बन गए हैं और पूछती है कि क्या उसे कैरल पसंद है, मगर जून कहता है कि वो उसके टाइप की नहीं है, लेकिन अचानक बोल पड़ता है कि वो पहले मिसुजू को डेट कर चुका है। ये सुनकर टोमो चौंक जाती है और तुरंत मिसुजू को छत पर ले जाकर उससे उसके और जून के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। मिसुजू बताती है कि वो मिडिल स्कूल के दूसरे साल में सिर्फ 3 दिन के लिए डेट कर चुके थे। ये सुनकर टोमो हैरान रह जाती है। मिसुजू बताती है कि वो रिश्ता उसकी जिंदगी का सबसे अजीब अनुभव था। पहले दिन जून ने उसे प्रपोज किया, अगले दिन उसे 40 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर घुमाया और तीसरे दिन फिर वही किया। तीसरे दिन उसने तय किया था कि वो उससे ब्रेकअप कर लेगी, लेकिन जून ने पहले ही उससे ब्रेकअप कर लिया। इसके अलावा मिसुजू यकीन दिलाती है कि अब उसे जून में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिससे टोमो को राहत महसूस होती है। इसके बाद मिसुजू जून को परेशान करने जाती है और उसे बताती है कि उसने टोमो को उसके 3 दिन के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता दिया है। लेकिन जब मिसुजू इस बारे में सोचती है तो उसे याद आता है कि मिडिल स्कूल के पहले साल में जून ने टोमो को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन जैसे ही उसने मिसुजू से ब्रेकअप किया वो टोमो का दोबारा से बहुत अच्छा दोस्त बन गया। ये बात मिसुजू को थोड़ी अजीब लगती है, मगर जब वो जून से इस बारे में सवाल करती है तो उसे टालकर कहता है कि उसे अकेला छोड़ दे। अगले दिन स्कूल गेट पर जून और टोमो मिसाकी से मिलते हैं और आखिरकार जून को पता चलता है कि मिसाकी एक लड़का है। ये जानकर वो अचानक रिफ्लेक्स में मिसाकी को मार देता है, लेकिन टोमो उसे तुरंत माफी मांगने के लिए मजबूर कर देती है। हालांकि जून मिसाकी को कराटे मैच के लिए चैलेंज करता है ताकि वो उसे अपनी पूरी ताकत से हरा सके, जिससे टोमो फिर से गुस्सा हो जाती है। इसके बाद जून टोमो से पूछता है कि वो लड़कों के कराटे क्लब के कप्तान की दोस्त क्यों है और वो चौंक जाता है जब टोमो से बताती है कि उसे लड़कियों के क्लब से ट्रांसफर करके लड़कों के क्लब में डाल दिया गया है। ये सुनकर जून को झटका लगता है, क्योंकि वो खुद इस क्लब में इसलिए नहीं गया था कि कहीं टोमो से अलग ना हो जाए। स्कूल के बाद टोमो अपने दोस्त के साथ समय बिताने का फैसला करती है, जिससे जून को अकेले घर जाना पड़ता है। बस में उसकी मुलाकात मिसाकी से होती है और दोनों टोमो की अद्भुत क्षमताओं के बारे में बात करने लगते हैं। जून मिसाकी से कहता है कि वो सिर्फ तभी टोमो को हरा सकता है जब कराटे का मैच बिना किसी नियम के हो, और इसी वजह से वो उसकी इज्जत करता है। लेकिन ये अच्छा पल जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि जून मिसाकी को धमकी दे देता है कि वो टोमो को उनकी इस बातचीत के बारे में ना बताए। अगले दिन टोमो और मिसाकी जून के बारे में बात करते हैं और टोमो सोचती है कि वो दोनों दोस्त बन गए हैं। ये जानकर वो खुश हो जाती है, क्योंकि जब से मिडिल स्कूल के दूसरे साल में जून दोबारा उसका बॉयफ्रेंड बना था, वो जब भी उसे किसी लड़के से दोस्ती करने के लिए मिलवाती थी। जून उसे डरा देता है। मिसाकी को यह सुनकर कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि वो खुद भी अभी जून से डरता है। दोपहर में मिसुजू टोमो को समझाने की कोशिश करती है कि वो जून को किसी प्लेन में इनवाइट करे जो डेट न लगे लेकिन असल में डेट हो। टोमो को यकीन नहीं होता कि ये काम करेगा, मगर मिसुजू उसे बताती है कि जून हमेशा वही करेगा जो टोमो चाहती है, और मिसुजू एक बार फिर से सही साबित होती है। अगले दिन टोमो जून से पूछती है कि क्या वो वीकेंड पर उसके साथ समय बिताना चाहता है। जून खुशी खुशी हाँ कर देता है, क्योंकि काफी समय हो गया था जब उन्होंने अकेले में वक्त बिताया हो। दोपहर में कैरोल और मिसुजू जबरदस्ती टोमो को शॉपिंग के लिए ले जाती हैं, क्योंकि टोमो के पास से टॉम बॉय स्टाइल के कपड़े होते हैं, इसलिए वो दोनों उसके लिए एक ऐसा आउटफिट चुनती हैं
जिसमें फेमिनिन टच भी हो, लेकिन वो खुद असहज महसूस ना करे। वीकेंड आता है और जून टोमो में आए बदलाव को नोटिस करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो पहले बैटिंग केज में जाते हैं, फिर बॉलिंग में, और अंत में कपल कारोबार के रूम में पहुंच जाते हैं। टोमो खुद को बहुत अजीब महसूस कर रही थी और समझ नहीं पाती कि कैसे शुरू करें। वो जून को उसका जिम्मेदार ठहराती है कि वो हमेशा उसकी बात मान लेता है, लेकिन जून कहता है कि वो बचपन से ही टोमो हमेशा लापरवाह फैसले करती है और वो हमेशा उसके पीछे पीछे चलता है, लेकिन आखिर में उसे मजा ही आता है। ये सुनकर टोमो सिर्फ मस्ती करने के बारे में सोचती है और बच्चों के गाने गाने लगती है, जिससे जून इतना एंटरटेन हो जाता है कि वो उसका सीधा वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। अगले दिन जब टोमो अपने दोस्तों को ये बताती है कि उसने रोमांटिक गाने की बजाय 3 घंटों तक सिर्फ बच्चों के गाने गाए, तो वो उस पर यकीन नहीं कर पाते। दूसरी तरफ जून बार बार टोमो के वीडियो को देखकर मुस्कुरा रहा था। एक दिन टोमो मिज़ुज़ू से कहती है कि काश वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा क्लिंगी हो पाती। वे कभी एक दूसरे के साथ चिपक कर नहीं रहे, क्योंकि वो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि उनकी माँ टीनेज से ही बेस्ट फ्रेंड रही हैं। इस समस्या का हल निकालने के लिए मिज़ुज़ू कैरोल को टोमो को गले लगने के लिए भेज देती है, लेकिन कैरोल तो जरूरत से ज्यादा ही क्लिंगी हो जाती है। अब वो जब भी टोमो को देखती है उसे कसकर गले लगा लेती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं ये बात मिज़ुज़ू को परेशान करने लगती है, लेकिन बाकी लोगों को उसमें कोई बदलाव नजर नहीं आता, क्योंकि वो हमेशा की तरह चिड़चिड़ी ही लगती है। फिर टोमो उसे छत पर ले जाती है और माफी मांगती है कि वो उसके साथ ज्यादा क्लिंगी नहीं हो पाई, और अचानक उसे कसकर गले लगा लेती है। लेकिन टोमो इतनी ताकतवर होती है कि मिज़ुज़ू को जल्दी ही उसका एहसास होने लगता है। वो टोमो से पूछती है कि वो जून के साथ ऐसा क्यों नहीं होती, जबकि जून तो हमेशा उससे क्लिंगी रहता है। इस पर टोमो चौंक जाती है और मानती है कि उसने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। स्कूल के बाद टोमो जून को पीछे से गले लगा लेती है, जिससे वो इतना हैरान हो जाता है कि तुरंत अलग हो जाता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। तब टोमो शिकायत करती है कि वो तो हमेशा ऐसा करता है, लेकिन जून कहता है कि सिर्फ वही ऐसा कर सकता है। ये सुनकर टोमो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे घूंसा मार देती है। शनिवार की सुबह जून टोमो को जगाने के लिए उसके कमरे में जाता है। टोमो को यकीन नहीं होता कि वो उसके कमरे में है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन जून सफाई देता है कि उसके पिता ने ही उसे जगाने के लिए भेजा था। टोमो की चीख सुनकर उसकी माँ आकिमी जाग जाती है, जो टोमो की तरह ही डरावनी होती है। इसके बाद वो सब मिलकर टोमो के हाथ से बने न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट का आनंद लेते हैं। जून पूछता है कि उसके पिता कहाँ हैं, तो आकिमी बताती है कि वो हमेशा डोजो में रहते हैं, क्योंकि वो अभी भी उनसे शर्माते हैं, भले ही उनकी शादी को साल हो चुके हैं। इस बात को साबित करने के लिए वो डोजो जाते हैं, और जैसे ही टोमो के पिता आकिमी को देखते हैं वो शर्म से लाल हो जाते हैं और प्यार में डूब जाते हैं। ये देखकर टोमो जून से कहती है कि उसके पिता हमेशा उसकी माँ के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं।